नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है हरियाणा का एक सिटी लगता है हिसार। यह घटना उसी हिसार क्षेत्र की होती है। उसी हिसार सिटी से महज ही कुछ दूर पर एक गांव पड़ता है फूलपुर। उस फूलपुर में रहने वाला एक परिवार होता है जिसका मुखिया होता है मनोज। उनकी पत्नी होती है आरती और जो मनोज की बेटी होती है। मनोज का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार होता है। मनोज अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए बाहर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। जो मनोज की बेटी होती है दिव्या, वह देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और पढ़ने में भी उससे कहीं ज़्यादा आगे थी। वह 14 साल थी, उसकी उम्र 14 साल थी और वह 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। एक दिन दिव्या पढ़ने के लिए अपने स्कूल गई होती है। महज उसको स्कूल आए 1 घंटा ही हुआ होता है कि उसके पेट में अचानक ही दर्द उठने लगता है। उसकी यह स्थिति देखकर उसकी जो कॉलेज की मैडम होती हैं दिव्या के घर फ़ोन करती हैं और उसकी माँ फ़ोन रिसीव करती हैं। दिव्या की जो मैडम होती हैं वह उसकी माँ आरती को बताती हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यह सुनने के बाद दिव्या की माँ जो आरती होती हैं वह तुरंत ही भागकर दिव्या के स्कूल जाती है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स को जब उसके बच्चों के स्कूल से फ़ोन आता है कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है या कुछ हो गया है, तो वह तुरंत ही अपने बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद आरती दिव्या के स्कूल पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वह देखती है कि दिव्या एक ब्रेंच पर लिटाई गई हुई है और वह अपनी पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से कराह रही थी, मानो कि उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही हो। उसके बगल में उसकी क्लास टीचर, साथ ही उसकी कुछ सहेलियां खड़ी होती हैं। उसके बाद उस कॉलेज की प्रिंसिपल आती हैं और दिव्या की माँ आरती से कहती हैं जल्द से जल्द आप दिव्या को किसी हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि ऐसा लगता है मानो इसे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। दिव्या जैसे ही अपने माँ को देखती है कहती है माँ मुझे यहाँ से जल्द घर ले चलो। तो उसकी माँ जो आरती होती है कहती है नहीं बेटी, पहले हम हॉस्पिटल चलेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से घर जाएंगे फिर घर से हॉस्पिटल तो काफ़ी समय लगेगा और तुम्हारी तबीयत कहीं ज़्यादा ना बिगड़ जाए, इसलिए हमें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके बाद आरती दिव्या को लेकर बाहर आती है और यह देखने लगती है कि कोई ऑटो या कोई अन्य गाड़ी आ रही है या नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम ऑटो वगैरह चलती हैं। इसलिए ऑटो समय से न मिल पाने के कारण दिव्या को उसकी माँ अपने साथ गोद में लेकर उठाकर धीरे धीरे कुछ दूर चलने लगती हैं। फिर थक जाती हैं तो दिव्या को रख देती हैं और जो दिव्या की तबीयत होती है वह ज़्यादा बिगड़ती ही चली जाती है। इसलिए कोई ऑटो वगैरह न मिलने के कारण आरती अपनी बेटी को लेकर धीरे धीरे चलने लगती हैं। कुछ दूर पर पार्क होता है और वहीं पर जाकर लिटा देती हैं। सोचती हैं कि इसे यहाँ पर लिटा कर मैं कोई ऑटो रिक्शा देख लेती हूँ, अगर मिल जाता है उसी से लेकर जल्द से दिव्या को हॉस्पिटल पहुँचा दूँगी। जब दिव्या को उस पार्क में लिटाया गया तो वह कुछ समय बाद ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद पार्क में बैठे हुए कुछ
महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं, उसकी चीख पुकार सुनकर दिव्या के पास चले आते हैं देखने के लिए कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। कुछ समय बाद कुछ महिलाओं का नज़र पड़ता है कि दिव्या के शरीर से कुछ रक्त निकल रहा है। इसके बाद दिव्या फिर से एक बार ज़ोर से चीखती है और इस बार उसके चीख के साथ उसने एक बच्चे को जन्म भी देती है। उसके बाद जो वहाँ पर महिलाएं देख रही थी वह जल्द से जल्द किसी साड़ी की व्यवस्था करके दिव्या को चारों बगल से घेराव कर लेती है ताकि कोई भी व्यक्ति उस दिव्या का कोई वीडियो न बना पाए या कोई फ़ोटो वगैरह ना खींच सके। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह बात विचार कर रहे थे कि आखिर यह छोटी सी बच्ची इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे को जन्म कैसे दे दिया। तभी उसी में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कुछ ही समय में पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जब वहाँ पर नज़ारा देखती है तो वह तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और एम्बुलेंस दिव्या को अपने साथ सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाती है। उसके बाद दिव्या का उपचार शुरू होता है। जो लेडीज़ डॉक्टर होती है उपचार करने के बाद उन्होंने बताया कि यह लड़की बिल्कुल स्वस्थ है और यह लड़की नाबालिग भी है। उसके बाद जो डॉक्टर होती हैं दिव्या की माँ आरती को बहुत डांटती हैं, कहती हैं क्या आपको मालूम नहीं था कि आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो उसकी माँ जो आरती होती है कहती है नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद पुलिस वाले पूछताछ के लिए आरती के पास आते हैं, पर आरती को कुछ ज़्यादा जानकारी न होने के कारण वे लोग उस दिव्या के पास पूछताछ के लिए जाते हैं। पर जो डॉक्टर होती हैं वह पुलिस वालों को पूछताछ करने के लिए साफ मना कर देती हैं। कहती हैं कि अभी लड़की का तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वह इस अवस्था में नहीं है कि आप लोगों का किसी भी सवाल का जवाब दे सके। उसके बाद दिव्या का ट्रीटमेंट चालू होता है। उसका अच्छे से जब उपचार होता है वह कुछ स्वास्थ्य अवस्था में आ जाती है। तब जो डॉक्टरनी होती है वह दिव्या से पूछने लगती है कि बेटी आखिर बताओ तुम्हारी यह हालत कैसे हुई, तुम्हारे साथ यह किसने किया है, क्या तुम यह बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी। तब दिव्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दिव्या बताती है कि जो कुछ स्कूल से होमवर्क मिलता है वह अगर मैं माँ से पूछती हूँ, माँ मुझे बताने के बजाय डांटती हैं और बताती भी नहीं हैं। और पापा तो वैसे भी बाहर ही रहते हैं, अगर किसी तरह उनसे भी पूछा जाए तो वो भी बहुत डांटते हैं। और कहीं अगर नंबर कम हो जाता है तो मम्मी पापा दोनों मारने पीटने और डांटने लगते हैं। दिव्या बताती है कि अपने होमवर्क को पूरा करने के लिए मैं एक कोचिंग में जाया करती हूँ। वह बताती है कि मेरे बगल में मेरे पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का है मोहित, जो कि जब मैं कोचिंग जाती हूँ तो वह रास्ते में मुझे कई बार छेड़ता भी है। वह मोबाइल लेकर गंदी गंदी वीडियो भी देखा करता था। दिव्या बताती है कि मोहित आए दिन मुझे परेशान करता रहता है, मुझे छेड़ता रहता है। इस बात की जानकारी मैं अपनी माँ को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं यह बात अपनी मम्मी या पापा को बता दूंगी तो शायद वे लोग मेरे कोचिंग व मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। इसी डर से मैं इस बात की जानकारी अपने मम्मी पापा को नहीं दे पाई थी। पर जो मोहित होता है वह प्रतिदिन हमें छेड़ता है। एक दिन जब मैं कोचिंग जा रही थी तो वह जो मोहित होता है वह अपने मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो देख रहा होता है। जब मुझे देखा तो मुझे पकड़कर एक सुनसान जगह वाले खंडहर में ले जाकर
मेरे साथ गंदा और घिनौना काम करता है। उसके बाद मैं वहाँ से चुपचाप कोचिंग चली गई। कोचिंग से आने के बाद मैंने जैसे ही यह बात अपनी माँ को बताना चाहा, तभी पापा भी घर पर आ गए। और उस दिन माँ ने भी मुझे बहुत डांटा था, क्योंकि मेरा होमवर्क भी पूरा नहीं हुआ था और कोचिंग पर भी मेरी कोई होमवर्क पूरा नहीं हो पाया था। दिव्या आगे बताती है कि जब मेरा पेट बढ़ने लगा तो मैं ढीले ढाले कपड़े पहनने लगी, ताकि माँ को इस बात की तनिक भी जानकारी न लग पाए और मैं माँ की नज़रों से बचकर रहने लगी, क्योंकि अगर इस बात की जानकारी घर वालों को लग जाती तो शायद वे लोग मुझे जान से मार डालते। इसलिए इस बात की तनिक भी भनक घर वालों को नहीं होने दिया। इसके बाद इतनी बात सुनने के बाद वहाँ पर जो लोग भी खड़े थे, डॉक्टर और लेडीज़ कांस्टेबल, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेडीज़ कांस्टेबल दिव्या को गले लगाते हुए बताती हैं कि बेटी, शायद तुमने यह बात पहले ही अपने माँ बाप को बता दी होती तो तुम्हें इस स्थिति का सामना न करना पड़ता और जो मुजरिम है वो अभी तक जेल में हो चुका होता है। फिर उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और मोहित को गिरफ्तार करके उसे नाबालिग संग दुष्कर्म करने के आरोप में उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सभी लोग अपने परिवार से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। उनका लड़का या लड़की कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई भी जानकारी नहीं है। उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं, वे खुद घर पर उनको समझाने के बजाय किसी कोचिंग सेंटर पर भेज दे रहे हैं। अब वो कोचिंग सेंटर से कहाँ जा रहे हैं इसकी कोई भी जानकारी घर वालों को नहीं होती है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों का अधिक से अधिक ध्यान रखें और हो सके तो अपने बच्चों के साथ एक मित्रवत की भांति व्यवहार करें। उनके हर एक सुख दुख की बातें जानने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।